बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज मी हाफिज जाफा अमान, योर अकाउंटिंग कोच। आज का जो बेटा हमारा टॉपिक है दैट इज टॉपिक क्या है। आज जो हम लोग अपना सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, और हमारे सब्जेक्ट की जो है वो आज फर्स्ट क्लास है। और सब्जेक्ट का नाम आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग, यानी कि FACR। आज की क्लास में मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि आज हम लोगों ने क्या 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 पढ़ना है। पहली बात तो ये है कि आज हम लोग आपका सिलेबस डिस्कस करेंगे, ठीक है। कि सिलेबस में आपके पास कौन कौन से टॉपिक्स हैं, फिर उनकी इम्पोर्टेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी जो टॉपिक्स हैं वो ज़्यादा आ रहे होते हैं, जिसके ऊपर आप लोगों ने फोकस जो है वो ज़्यादा करना है, ठीक है। कितनी बर्थ हो सकती है उनकी, मतलब कि MCQ आ रहा है किसी में से 1-2 नंबर का, या किसी में से जो है वो 8 to 9 मार्क्स का जो है वो क्वेश्चन जो है वो क्रिएट हो रहा है। तो वो सारी की सारी चीजें आज के ही हम इस क्लास के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्लास है। क्या पता कुछ स्टूडेंट्स जो है वो मेरे ही यूट्यूब चैनल पे रिकॉर्डेड में चले जाए, कुछ स्टूडेंट्स जो है वो वैसे ही किसी और टीचर के पास जो है वो DLP के अंदर पढ़ रहे हैं। तो ताकि उनको क्लियर रहे कि हमारा जो पाथ है वो क्या है, ठीक है। आप लोगों को किन किन चीजों के ऊपर मेहनत करनी है, स्ट्रगल करनी है, और किन चीजों को आपने अवॉइड करना है, ठीक है। वो सारी की सारी चीजें आज हम क्लास के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। कौन सी बुक को आप लोगों को जो है वो पढ़ना है, कौन सी किट जो है वो आपको पढ़नी है, पास पेपर्स हमने पढ़ने हैं कि नहीं पढ़ने। ये सारी की सारी चीजें जो है वो आज की टॉपिक आज की क्लास के अंदर जो है वो हम लोग इंशाल्लाह ताला जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा बेटा, जो भी क्लास होगी वो इंशाल्लाह ताला जो है वो शुरू की 4 से 5 क्लासेस जो है वो तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे जो है वो हाउस ऑफ कॉमर्स के अंदर अपलोड कर दूंगा। फिर उसके बाद की जितनी भी क्लासेस होंगी वो सारी की सारी मैं अपनी ड्राइव पर अपलोड करूंगा, और आप बच्चों को मैं ड्राइव पर जो है वो ऐड करूँ, ठीक है। तो शुरू की जो क्लासेस होंगी वो इंशाल्लाह ताला जो है वो मैं यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा। उसके बाद की जितनी भी क्लासेस होंगी वो सारी की सारी जो है वो मैं ड्राइव पर अपलोड करूँ। तो वहां पर आप लोगों को ड्राइव पर जो है वो ऐड कर दिया जाएगा। दूसरी बात ये कि सर वीक में क्लासेस कितनी होंगी उसके बारे में भी बता दूं कि बेटा 3 क्लासेस होंगी आप लोगों की वीक में। और क्लासेस का जो टाइम होगा वो यही टाइम होगा, किस दिन होगी वो भी मैं अभी क्लास के अंदर बता दूंगा, लेकिन 3 क्लासेस जो है वो आपकी वीक में होगी। 2 महीने का आप लोगों का ये सेशन होगा, यानी कि जून की जो आप लोगों की अटेम्प्ट आ रही है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स चाह रहे होंगे कि हम लोग जून की अटेम्प्ट जो है वो दें, तो कोशिश मेरी यही है कि FACR जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, जून के अटेम्प्ट से पहले पहले मैं आप लोगों को क्लियर करवा दूँ। सारे टॉपिक्स जितने भी हैं सब चीजें आप लोगों को पढ़ा दूँ, ताकि आप लोग इस लायक हो जाओ कि आप लोग जो है वो जून की अटेम्प्ट जो है वो दे सको, ठीक है। और दूसरी बात ये कि FACR के अंदर पहले हम टॉपिक्स को देख लेते हैं, आप लोग की सिलेबस को देख लेते हैं कि आपके पास कौन कौन से सिलेबस है और कौन कौन से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ मैं बताता रहूँ, जो जो मैं लिखता रहूंगा ना वो साथ के साथ उनकी वर्क भी बताता रहूंगा कि कौन कौन से टॉपिक जो है वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप लोगों ने ज्यादा जो है वो फोकस करना है। सही है जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो आप लोगों का पहला IS है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से IS 2। और IS 2 जो है वो बेस करेगा आपका इन्वेंट्री पे, ठीक है। अब IS 2 में से सर कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है? IS 2 में से जो आपका क्वेश्चन आ सकता है वो मैक्सिमम मैक्सिमम जो है वो 2 to 4 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है। इससे ज्यादा या ज्यादा बहुत ज्यादा हो जाएगा, एग्जामिनर जो है वो आपसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। इससे ज्यादा जो है अब तक ये नहीं देखा गया कि हमने इन्वेंट्री के अंदर बहुत बड़ा सवाल है। तो IS 2 जो है वो हमारा इन्वेंट्री से रिलेटेड होगा, इसमें 2 से 5 नंबर का सवाल जो है वो एग्जामिनर पूछ सकता है। फिर उसके बाद आज जो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है आपके पास IS 16। अच्छा, ये कुछ टॉपिक्स है, IS 16 हो गया, IS 36 हो गया। इसके अलावा जो है आपके पास IS 40 हो गया, और इसके अलावा जो है आपके पास IS 38 हो गया। हाँ, हाँ, IS 38।
ये चार टॉपिक्स ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। शुरू शुरू में मेरी कोशिश ये रहेगी कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ। IS 16, IS 36, IS 40, IS 38, ये एक ही तरह के टॉपिक है। ये सारे के सारे रिलेट कर रहे हैं आपके फिक्स एसेट के साथ। सबसे पहला जो है आपके पास IS 16 आ जाता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अच्छा, फिर उसके बाद जो दूसरा आ जाता है IS 36, दैट इज कॉल्ड इम्पेयरमेंट। ये भी आपका रिलेट कर रहा है आपके फिक्स एसेट के साथ। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है IS 40, इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आ जाता है आपके पास IS 38, इंटेंजिबल एसेट। आगे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं बहुत ज्यादा, इस वजह से इनको मैंने एक साथ लिखा है, इंटेंजिबल एसेट। ये चार टॉपिक्स ऐसे हैं कि इसमें से, इन चारों में से एग्जामिनर 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो आपसे लाजमी लाजमी पूछता है। ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से पूछ लेगा आपसे, इन्वेस्ट इम्पेयरमेंट और इंटेंजिबल एसेट से दोनों से मिलाकर एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, इन्वेस्टमेंट से आपसे पूछ लेगा। मतलब कि ये चार टॉपिक्स ऐसे हैं कि जिसमें से एग्जामिनर 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो आपसे लाजमी लाजमी पूछ रहा होता है। अच्छा, कुछ पेपर्स में तो ऐसा भी देखा गया है कि इंटेंजिबल एसेट से ही खाली उसने 10 मार्क्स का पूछा, और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में से 2 मार्क्स ही उसने एमसीक्यूज पूछ लिए हैं। इम्पेयरमेंट इंटेंजिबल एसेट के अंदर ही घुमाकर, और उसने इम्पेयरमेंट और इंटेंजिबल एसेट को दोनों को मिलाकर जो है वो उन्होंने एक क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स का, मतलब ये है कि 2 क्वेश्चन उसने पूछे हैं 5 5 मार्क्स के। जो मैक्सिमम आप लोगों के जो मार्क्स आ रहे होते हैं पेपर के अंदर, वो 5 मार्क्स के होते हैं क्वेश्चन। मैक्सिमम क्वेश्चन की बात करो या एमसीक्यूज की बात करता हूँ, तो एमसीक्यूज मैक्सिमम आपकी 4 मार्क्स की होती है। 2 से लेकर के 4 नंबर की आपकी एमसीक्यूज होती। तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं, इनको कहीं ना कहीं वो एमसीक्यूज के अंदर घुमाकर या कहीं ना कहीं वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के अंदर लेकर आपसे 10 मार्क्स का जो है वो लाजमी पूछता है। मतलब ये जो आपका पेपर हो गया, यहां से लेकर के यहां तक का, इससे आपसे एग्जामिनर जो है वो मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, 10 मार्क्स तक जाएगा, और इससे भी ज्यादा जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से कि इंटेंजिबल एसेट्स और इम्पेयरमेंट में से उसने 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में से उसने 2 नंबर की आपसे एमसीक्यूज पूछ ली, यानी कि 12 मार्क्स तक भी वो जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम 10 मार्क्स तक वो चला जाता है इन टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, आपके पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट जो आपके पास बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है वो है आपके पास IFRS 16। एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, लीजेस। इससे भी एग्जामिनर एक अकेले टॉपिक से आपसे 5 से लेकर के 10 नंबर का क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर पूछ लेता है। 5 नंबर का भी सवाल आ सकता है, या 5 5 नंबर के 2 सवाल आ सकते हैं। इस तरीके से भी हो सकता है कि 5 नंबर का एक सवाल दे दिया, 2 नंबर की या 3 नंबर की या 4 नंबर की एक एमसीक्यूज दे दी। मतलब कि रीज का टॉपिक एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, इसको भी आप लोगों ने कंसिडर करना है पढ़ते वक्त, कि इन टॉपिक्स को भी आपने देखना है। ठीक है जी, मैक्सिमम जो है वो, जी, तो बात हो रही थी कि इस पे जो है वो मैक्सिमम आपसे 5 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर पूछ सकता है IFRS 16 यानी कि लीज के टॉपिक। हाँ, तो अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि भाई सर 4 5 सवाल भी आए थे, बस मतलब आप 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो माइंड में बना के रखो, यार 10 नंबर का वो आपसे सवाल जो है वो लीज से पूछ सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाओ, ये मैक्सिमम की बात हो, ठीक है, मिनिमम आपसे 6 नंबर का 7 नंबर का सवाल पूछेगा।
अब आ जाओ, नेक्स्ट है आपके पास IAS 12, इनकम टैक्स। अच्छा, अब तक जितने मैंने ऊपर टॉपिक डिस्कस किए ना, इन्वेंट्री हो गया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इम्पेयरमेंट, इन्वेस्टमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, ये तकरीबन जितने भी टॉपिक्स IAS 38 तक मैंने डिस्कस किए, ये सारे के सारे आसान टॉपिक हैं, हलवा टॉपिक है, मुश्किल टॉपिक है, ठीक है। लेकिन जब आप आ जाते हो IFRS 16 पर, यानी कि लीज के टॉपिक पर, या IAS 12 इनकम टैक्स डेफर्ड टैक्स पर आ जाते हो, तो ये टॉपिक जो है वो आप समझ लो कि पूरे FACR के अंदर जो आपको चैलेंज करते हैं, ये दो टॉपिक्स आपको चैलेंज करते हैं, स्टूडेंट्स को नॉर्मली ये दो टॉपिक जो है वो चैलेंज कर रहे होते हैं। खास तौर पे जो आपका इनकम टैक्स का जो टॉपिक है, इसके अंदर जो है वो काफी चैलेंजेबल होता है, मुश्किल से थोड़ा सा समझ में आता है। अच्छा, और ये जो आपका इनकम टैक्स का टॉपिक है, ये भी बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें भी एग्जामिनर 10 मार्क्स का तो मिनिमम क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, 10 नंबर का सवाल वो आपसे पूछेगा। अच्छा, थोड़ा सा चेंज आया है FACR के अंदर अब तक, अब मतलब जो लास्ट आप लोगों की अप्रैल 2025 की अटेम्प्ट थी, उससे पहले जो जिस तरह की अटेम्प्ट आ रही थी, और अब की दफा जो अटेम्प्ट आई है 2025 की, अगर आपके जो सीनियर्स हों उनसे पूछिएगा, कि थोड़ी सी वो मुश्किल थी। पहले की जो आपकी अटेम्प्ट थी और जो अब की अटेम्प्ट थी, उनमें थोड़ा सा, पहले ये होता था कि बच्चे स्टूडेंट्स जो आप लोग देख रहे होंगे कि किट वगैरह जो है वो आप लोग ऑपरेशनल लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो पास पेपर्स की किट मिलती हैं और वो सॉल्व हुई भी होती हैं और उनके ऊपर टिक भी लगे हुए होते हैं। तो बच्चे क्या कर रहे थे, उन्हीं किट्स को सॉल्व कर करके जा रहे थे। तो उन किट्स से बहुत कम सवाल आता है, बहुत ही कम सवाल आता है। ज्यादातर जो उसने पूछा है ACCA से पूछा है, ACCA की जो F7 की किट है उससे उसने पूछा है। और जो आपके पास ये की जो कैब की किट्स हैं 3, उनसे आपसे पूछा है। वो एग्जाम वो क्लास के बाद में ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा, और मैं मेरी भी कोशिश ये रहेगी कि टोटली आप लोगों को मैं उसी से ही पढ़ाऊँ। और एग्जामिनर अगर पूछ रहा होता है तो MCQs वहीं से उठाकर एज इट इज कॉपी पेस्ट कर रहा होता है, या थोड़ी बहुत वैल्यूज वगैरह चेंज कर देता है, लेकिन पूछ वो अब वहां से रहा है। वो जो आपके पास जो पास पेपर की जो सीरीज किट वगैरह थी ना, उससे उसने बहुत कम चीजें पूछी है, ज्यादातर उसने ACCA से पूछा है, और फिर उसके बाद उसने CA की जो किट है उससे पूछा। तो फोकस आप लोगों का वो चीजें होनी चाहिए। जो पास पेपर्स हैं उनके ऊपर आप लोगों का फोकस जो है वो कम होना चाहिए। अच्छा, पास पेपर्स भी आप लोगों के वहीं से ही बने, अगर आप वो किट कर लेते हो तो आपकी ऑटोमेटिकली वो सारी किट जो है वो सॉल्व हो जाती है। अच्छा, और इसमें एक और चीज भी है कि मैंने किट के अंदर, बहुत सारी किट के अंदर ये भी देखा कि जो क्वेश्चंस के आंसर है ना, वो गलत सॉल्व हुए हैं, ठीक है। अगर या तो क्वेश्चन के आंसर्स गलत सॉल्व हुए हैं, या उनको करने का जो तरीका कार है ना वो गलत हुआ, किसी ना किसी तरीके से बस वो आंसर ले आए कि नीचे जो 4 ऑप्शन है, इन चारों में से एक ऑप्शन आना चाहिए, किसी ना किसी तरीके से मल्टीप्लाई डिवाइड करके उन्होंने कैलकुलेशन करके आपको वो आंसर जो है वो लेकर आ गए। उससे क्या हुआ कि उससे काफी बच्चों का जो कंसेप्ट था, जो लोगों ने पढ़ा हुआ था CA से या ACCA से, वो कंसेप्ट जो है वो उनका क्या हो गया, खराब हो गया। वो उस किट को करके गए और उन्होंने कहा कि ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होता है, इस तरीके से सॉल्व किया, तो जो आगे अब उनका माइंड बन गया उस तरीके से सॉल्व करने का, तो वो आगे चल के उन्होंने क्वेश्चन जो है वो गलत सॉल्व। तो कोशिश ये कीजिएगा कि इन चीजों को आपने क्या करना है, इग्नोर करना है। अच्छा भाई, और पढ़ना आप लोगों ने किससे, कैब से और ACCA से। कैब की आपके पास 3 गेट्स हैं, ठीक है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और ACCA का आपके पास F7 है, इसको आप लोगों ने क्लियर करना है, कम से कम इसकी MCQs आप लोगों ने करना। अच्छा जी, फिर उसके बाद आगे आ जाओ, सर क्लास की रिकॉर्डिंग आप YouTube चैनल पे अपलोड करेंगे, बिल्कुल जी बेटा, ये मैंने कहा, मैंने क्लास के शुरू में बता दिया था कि 5 to 6 जो मेरी क्लासेस होंगी वो मैं YouTube चैनल पे अपनी अपलोड करूँगा। उसके बाद मैं YouTube पे ही अपलोड करूंगा, उसके बाद में डायरेक्टली ड्राइव पर जो है वो आप लोगों को शेयर करूंगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद आपके पास जो है IAS 5 है, IFRS 5 है, और वो है नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल। माइक बेटा अपना बंद कर दीजिएगा। इसमें एग्जामिनर जो पूछता है वो मैक्सिमम मैक्सिमम 2 मार्क्स का वो पूछ रहा होता है।
ठीक है, एक एमसीक्यू आ जाता है 2 मार्क्स का। ठीक है, या थ्योरी का जो है वो आपसे पूछ लेता है 2 मार्क्स का। उसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट है आपके पास IFRS 2 बेस्ड पेमेंट। फेयर बेस पेमेंट। अच्छा, ये जो है आपके पास आइए जो है शेयर बेस्ड पेमेंट का, इसमें से भी एग्जामिनर जो है 5 मार्क्स का कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुछ नहीं पूछता। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है कि इसमें से पूछेगा। जैसे नॉन करंट एसेट हेल्प और सेल है, इसमें से भी जरूरी नहीं है कि वो पूछेगा। तो मतलब बाकियों पे जिस पे मैं डबल टिक कर दूं ना, तो वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनको आपने करना ही करना है। तो बाकियों को आपने करना तो है, लेकिन बाद में करना है। ऐसे में तो कुछ पता नहीं है कि जिनको आप ना इंपॉर्टेंट समझ रहे हो, उनमें से 10 नंबर का सवाल आ जाए। ठीक है, ये जो सिंगल टिक कर रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन कम इंपॉर्टेंट। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट है IS 10 और IS 37। IS 10 और IS 37। एक मिनट अजान हो जाए, फिर उसके बाद आगे स्टार्ट। जी जी बेटा, IFRS 15 की ही तरफ आ रहा हूँ। ठीक है, अभी मतलब पूरा सिलेबस लिखवा ही गया है, बहुत सारी चीजें आप लोग, मैंने बस उनकी वर्क बताई है कि किस सब्जेक्ट की कितनी कितनी वर्क है। ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ, नेक्स्ट है आपके पास IS 10 और 37। कौन सी बुक से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो भी मैं बता दूंगा। वैसे कैब और ACCA बेस्ट है आपके लिए, यहाँ से पढ़ना है। और कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी जब मैं IAS स्टार्ट करवा रहा हूँ ना, उसके अंदर मैं बता दूंगा। जब मैं क्वेश्चन, नॉर्मली मेरा ये रूटीन रहेगा कि ये क्वेश्चन जो है ना वो इम्पोर्टेंट। जैसे आपके पास इंटेंजिबल एसिड है, इंटेंजिबल एसिड के अंदर वो आपके पास कैश जनरेटिंग यूनिट जो है वो पूछ लेता है। अच्छा, फिर उसके बाद जो आपके पास जैसे लीज का टॉपिक है, तो लीज के अंदर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक है। लीज लीज में आपके पास लेसी हो गया, सेल एंड लीज बैक हो गया, लेसोर हो गया। उसके अंदर आपके पास कौन सा टॉपिक है, कौन सी चीजें आपसे पूछ रहा होता है, किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा होता है, तो सारी चीजें हम जब टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। क्योंकि अब एक क्लास के अंदर एक एक IAS को तो नहीं हम डिस्कस सकते, जो है वो कर सकते हैं ना। अच्छा, अब आ जाओ, नेक्स्ट आपके पास IS 10 हो गया, एडजस्टिंग एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट। एडजस्टिंग एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट। अच्छा, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट है IS 37 है आपके पास, कंटीजेंट एसिड और कंटीजेंट लैब, प्रोविजन फॉर कंटीजेंट एसिड और कंटीजेंट लैब। प्रोविजन फॉर कंटीजेंट एसिड्स एंड कंटीजेंट लाइबिलिटी। अच्छा, ये दोनों आईएएस ऐसे हैं जिसमें से वो मैक्सिमम मैक्सिमम पूछेगा ना आपसे 4 4 मार्क्स का पूछेगा। ठीक है। अच्छा, थ्योरी भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, दो दो नंबर की आपसे एमसीक्यूज पूछ सकता है। ज्यादातर पाएंगे एमसीक्यूज में आएंगे, डिस्क्रिप्टिव में तो आ नहीं सकता। प्रोविजन फॉर कंटीजेंट एसिड और कंटीजेंट लाइबिलिटी आएगा तो डिस्क्रिप्टिव में आएगा। दो एमसीक्यूज पूछ सकता है इस तरीके से आपके पास। ये और इन दोनों को मिलाकर, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, जब हम पढ़ेंगे तो आप लोगों को और ज्यादा क्लियर होगा। तो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है आपके पास 37 के बाद है IAS IFRS 15। हाँ, किसी ने बोला भी था अभी, IFRS 15 रेवेन्यू, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, इससे भी एग्जामिनर जो आपसे पूछता है, एमसीक्यूज के अंदर भी पूछता है। अच्छा, दो चार उसने सीखी हुई है कि यही एमसीक्यूज पूछ रही है, इस तरह की वो पूछ रहा होता है। वो मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा तो दो चार एमसीक्यूज क्या पूछ रहा होता है, या जो क्वेश्चन पूछ रहा होता है तो किस एलोकेशन, बेसिकली एलोकेशन ऑफ प्राइस आपसे पूछता है इसमें।
रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कब करना है, ठीक है, जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है तो उनको पता हो, और एलोकेशन किस तरीके से करनी है। ये दो चीजें आपसे एग्जामिनर पूछता है, ठीक है। तो इसमें आपसे जो पूछता है वो एक तो क्वेश्चन पूछ सकता है, या दो दो नंबर की, तीन तीन नंबर की, चार चार नंबर की एमसीक्यूज पूछ सकता है, और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से भी वो आपके पास जा सकता है। मतलब थ्योरी भी आपकी IFRS 15 से आ सकती है। कुछ 5 पॉइंट्स हैं, अगर किसी बच्चे ने पढ़ा हो तो IFRS 15 के रेवेन्यू रिकॉग्निशन के हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं, तो वो थ्योरी भी जो है वो आपसे पूछ सकता है IFRS 15। अच्छा, IFRS 15 से थ्योरी पूछ सकता है, और आपके पास जो IS 38 है, जो मैंने ऊपर आप लोगों को लिखवाया था, इंटेंजिबल एसेट, उससे भी वो थ्योरी पूछ सकता है। ठीक है, ये दोनों आपके पास स्टैंडर्ड ऐसे हैं जिनसे वो थ्योरी आपसे टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 to 6 मार्क्स का एग्जामिनर आपसे वो पूछ सकता है। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट है आपके पास, आगे कौन सा आ रहा है, ऑपरेटिंग सेगमेंट हो गया IFRS 8। ऑपरेटिंग सेगमेंट, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपके पास IFRS 8, IFRS 9, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, ये जो टॉपिक्स है इसमें से भी एग्जामिनर 4 मार्क्स आपसे पूछ सकता है। अच्छा, ये थ्योरी से भी है, थ्योरी भी आपसे पूछ सकता है, और आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी जो है वो, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यूज के अंदर भी वो आपसे पूछ सकता है। खास तौर पे जो आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है ना, इससे आपसे पूछ सकता है। ऑपरेटिंग सेगमेंट से पूछे या ना पूछे, ऑपरेटिंग सेगमेंट अगर ना भी करो तो इतना बड़ा इशू नहीं है, छोटा सा IAS है, 10 से 15 मिनट का, तो वो इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन IFRS 9 जो है ना, वो आपसे वो पूछा जाता है, 4 मार्क्स का, वो आपसे वो टेस्ट कर ले, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट आपके पास कैश फ्लो, IS 7। कैश फ्लो, अच्छा कैश फ्लो में जो है वो टीचर्स बताते हैं कि आपके पास दो मेथड्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, और एक है आपके पास इनडायरेक्ट मेथड। दोनों करके जाना, दोनों से पूछना, डायरेक्ट मेथड से भी पूछ सकता है और इनडायरेक्ट मेथड से भी पूछ सकता है। इसमें से भी जो क्वेश्चन आएगा वो आपका 5 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, लास्ट वाली जो अप्रैल की अटेम्प्ट थी, कुछ बच्चों का जो है वो कैश फ्लो आया ही नहीं, मतलब एक नंबर भी सवाल उसने नहीं पूछा कैश फ्लो में से। लेकिन पूछने पे आए तो 5 to 10 मार्क्स का आपसे पूछ लेता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको अपने माइंड में रखें। फिर उसके बाद आ जाता है आपके पास ऑपरेटिंग सेगमेंट भी हो गया, और हाँ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो गया आपके पास, IS 1, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इससे एग्जामिनर बहुत कम टेस्ट करता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है आपके पास कंसोलिडेशन, एक आप लोगों का टॉपिक जो है वो कंसोलिडेशन भी है, जिसको बिजनेस कॉम्बिनेशन कहते हो, IFRS 3। ठीक है।
अच्छा, इसमें से बहुत कम पूछ रहा होता है, ज्यादातर वो कैश फ्लो स्टेटमेंट को जो है वो टेस्ट करते हैं, और बिजनेस कॉम्बिनेशन से भी वो आपसे जो है वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो टेस्ट कर सकता है। इससे इसके अलावा जो लास्ट है आपके पास कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, ये टोटली थ्योरी है आपकी। अच्छा, इसमें से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो टेस्ट हो सकता है। तो ये बेटा आप लोगों का टोटल जो है वो सिलेबस था। ठीक है, इसमें से कुछ पूछना हो तो पूछो, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन बहुत कम पूछता है आपसे। हाँ, रिलेटेड पार्टी मैंने आप लोगों को नहीं लिखवाया। IS 24 बहुत कम पूछता है रिलेटेड पार्टी। टॉपिक है, 30 मिनट का IS है, और 30 मिनट के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। थ्योरी वो है वो आपसे पूछ रहा होता है रिलेटेड पार्टी की, मतलब इतना ज्यादा नहीं पूछता। जिन क्वेश्चंस की ज्यादा वर्थ थी वो मैंने आप लोगों को बता दिए कि बेटा आप लोगों ने किन किन टॉपिक्स के ऊपर जो है वो आप लोगों ने फोकस करना है। ठीक है, ज्यादातर जो आप लोगों ने फोकस करना है, दोबारा से बता दूं भाई किन किन चीजों पे आप लोगों ने फोकस करना है। IS 2 2 से 5 नंबर का सवाल पूछेगा। ठीक है, और इसके अलावा IS 16 36 40 38, ये आपके सारे फिक्स नॉन करेंट एसेट्स के, इंटेंजिबल एसेट्स के, इसमें से 10 मार्क्स का वो आपसे पूछ सकता है। ज्यादा चाहे तो 12 नंबर का भी पूछ सकता है। लीज का जो टॉपिक है, इनकम टैक्स का टॉपिक है, चैलेंजेबल है। ठीक है, इसके ऊपर आप लोगों ने एफर्ट भी ज्यादा करनी है। 20 नंबर का सवाल इन दोनों में से आ रहा हो, मतलब 20 नंबर का किस किस तरीके से आ रहा होता है। 20 नंबर का इस तरीके से आ रहा होता है, 5 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 4 नंबर की MCQ होगी, कुछ छोटा सा आपसे वो 2 नंबर का जो है वो क्या कहते हैं MCQ पूछ लेगा थियोरेटिकल से रिलेटेड इस तरीके से। और क्या हो गया, और क्या पूछना है बेटा। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क मैंने बोरोइंग कॉस्ट नहीं लिखवाया मैंने। हाँ, ये रह गया बेटा लास्ट, सॉरी। लास्ट रह गया आपके पास बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट और गवर्नमेंट ग्रांट, IS 23 और 20, सॉरी, ये दो रह गए, IS 23 और IS 20। बोरोइंग कॉस्ट 4 मार्क्स का इसमें से भी पूछ लेता है। ठीक है, और फिर उसके बाद है गवर्नमेंट ग्रांट। मैक्सिमम मैक्सिमम 2 नंबर का सवाल पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं, या किसी IS के अंदर कैश फ्लो के अंदर पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं। तो ये टोटल आप लोगों के टॉपिक्स थे, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, बोरोइंग कॉस्ट से भी 4 नंबर का सवाल आपको भी करना है आपको। और किसी का कोई सवाल हो, आगे चले या तो। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क लिख दिया बेटा मैंने। देखिए, अगर आप तो पढ़ने वाले हैं, FSCR 2 महीने का है, 2 महीने की जो आपकी अटेम्प्ट चल रही है, तो आप 2 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला जो है वो क्लियर कर लो। पूरा आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, 2 महीने के अंदर अंदर ही आप लोग दे सकते हो। लास्ट अभी हमारा जो सेशन स्टार्ट हुआ था वो रमजानों में स्टार्ट हुआ था, तो रमजानों के अंदर तकरीबन हमने 80% अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट किया था 1 महीने के अंदर। IS 16 की बात कर रहे हैं, IS 16 के अंदर देखो, IS 16 के अंदर ना ज्यादातर जब आप डिस्पोजल कर रहे होते हैं ना एसेट का, उससे रिलेटेड वो आपसे पूछ सकता है। या फिर अगर आप उसको एसेट की कॉस्ट की कैलकुलेशन जब आप करते हो, तो उससे रिलेटेड MCQ आपसे पूछ सकता है। और ये जो आपका IS 16 है और IS 38 है, इनको मिलाकर जो कैश जनरेटिंग यूनिट होता है, और उसको आप किस तरीके से इम्पेयर करते हो, उसके हवाले से पूछ रहा हूँ। नहीं, क्लास अभी चलेगी, अभी नमाज का वक्फा देंगे हम। ठीक है, फिर उसके बाद हम दोबारा से क्लास स्टार्ट करते हैं 10 मिनट के अंदर। तो 10 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ आप लोगों को, फिर उसके बाद हम दोबारा से इंशाल्लाह ताला आगे कंटिन्यू करते हैं, और भी चीजें हम लोग इसके अंदर 10 मिनट में दोबारा से आ रहे हैं। ठीक है, तब तक आप लोग भी नमाज पढ़ो।
तो भाई ये तो हमने सारे के सारे जो है वो जितने भी आप लोगों के टॉपिक्स थे या जो आप लोगों का सिलेबस है वो सारा का सारा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि इससे तैयारी कहाँ से करनी है, ठीक है, और जो है वो पढ़ना किस तरीके से। देखो, तैयारी जो आप लोगों ने मेन फोकस रखना है वो टोटल आपने 4 बुक्स के ऊपर जो है वो कैफ की जो सीरीज है आपकी, कैफ 1 कैफ 5 है, और इसके अलावा एसीसी है आपका जो F7 है। ये 4 बुक्स आप लोगों ने पढ़नी है। इनके एमसीक्यूज तो खास तौर पे इनके एमसीक्यूज आप लोग बोल कर पी जाना। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो डीएलपी पे ले रहे होंगे, जो रिकॉर्डेड लेक्चर आप लोग के आईसीएमए के पोर्टल पे भी है, तो वहां से भी आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। तो जहां से भी पढ़ रहे हो तो इन बुक्स के ऊपर फोकस करना है आपने। आप लोगों ने जो गाइड होती हैं या जो एमसीक्यूज होते हैं आप लोग देख रहे होगे ML1 के अंदर भी या OL1 OL2 के अंदर भी पास्ट पेपर्स के जो एमसीक्यूज आ रहे होते हैं। थियोरटिकल की तो मैं बात नहीं करता हूँ, मैं अपने सब्जेक्ट्स की बात करता हूँ, एएमए की, अकाउंट, एफएससीआर की। भाई इनमें से जो सवाल कभी एग्जामिनर टेस्ट कर भी लेता है, लेकिन उनके अंदर जो मोस्टली आंसर्स है ना, वो आंसर गलत सॉल्व हुए हैं। या तो आंसर्स ही गलत है या वो आंसर गलत सॉल्व हुए हुए, पैटर्न गलत सॉल्व हुआ हुआ है। अब वही एमसीक्यू जब आपको कैफ के अंदर मिल रहा है, जब वही एमसीक्यूज आपको F7 के अंदर मिल रहा है, और उसके नीचे उसका सोल्यूशन भी मिल रहा है, और सोल्यूशन जो उन्होंने बताया हुआ है वो बिल्कुल सही सोल्यूशन बताया हुआ है। हाँ, कैफ के अंदर आपके पास एक आईएएस है जिसके अंदर उन्होंने पूरी बुक के अंदर एक आईएएस के अंदर मिस्टेक की हुई है। बाकी ओवरऑल जो है वो पूरी की पूरी कैफ की बुक जो है वो बिल्कुल ठीक है, और वो भी एक मिस्टेक की हुई है एक एमसीक्यू के अंदर। बाकी पूरी की पूरी बुक जो है वो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। F7 भी अच्छी बुक है, तो वहां से प्रिपेयर करना। बाकी एमसीक्यूज की जो किट है उससे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर वही किट सॉल्व कर लेते हो तो आपका पेपर जो है वो इजीली हो जाएगा। बेटा आवाज आ रही होगी मेरी से, मैंने माइक लगाया हुआ है। मेरे ख्याल में आप लोगों की वजह से थोड़ा सा इशू आ रहा होगा। मेरी तो आवाज बिल्कुल सही आ रही है। 1 मिनट लैपटॉप चार्ज पे लगा दूंगा। हाँ, तो बात हो गई कि आपने तैयारी कहाँ से करनी, ठीक है। आप लोगों ने कोई भी एग्जाम्स की किट वगैरह नहीं करनी है। आप लोगों ने जो तैयारी करनी है वो सिर्फ इन बुक से करनी है, और इन्हीं बुक से ही पेपर आ रहा होता है, एमसीक्यूज हो भले या आपके क्वेश्चंस हो, इन्हीं से आ रहे होते हैं। अच्छा, हर जब हमारी क्लासेस हो रही होंगी थ्योरी की, मैं अपनी क्लासेस की आप लोगों को टाइमिंग बता दूं कि हमारी क्लासेस कब कब होंगी, किस किस दिन होंगी, ठीक है। आप लोगों की जो है वो वीक में 3 डेज क्लासेस होंगी लाइव। जी बेटा, मैं ग्रुप में जो है वो बुक शेयर कर दूँ। अभी मैं टाइमिंग लिख दूँ आप लोगों को क्लासेस की। क्लासेस जो है वो बेटा आप लोगों की एफएससीआर की 3 दिन होंगी, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है। ये 3 दिन आप लोगों की क्लासेस होंगी। टाइमिंग जो मैंने रखी है वो मेरे ख्याल में सब बच्चों के लिए फिजिबल होगी, भले वो जॉब करते हो। ज्यादातर जो बच्चे आप लोग कर रहे होंगे वो जॉब कर रहे होंगे, ठीक है, और ML2 के अंदर नॉर्मली बच्चे जो है वो जॉब करते हैं। तो उन जितने भी बच्चे जॉब कर रहे हो, कहीं पे भी जॉब कर रहे हो, वो तकरीबन 8:30 बजे तक घर आ जाते हैं, ठीक है। तो 8:30 पे हम लोग जो है वो इंशाल्लाह ताला ये 3 दिन जो है वो क्लास रखेंगे 8:30 पे। अच्छा, अब फिर उसके बाद जो है जो आगे सर कब तक क्लोज होगी क्लास, नॉर्मली जो मेरी क्लास की टाइमिंग होती है वो 2 घंटे की होती है, लेकिन क्लास की टाइमिंग 3 घंटे तक भी जा सकती है। देखो, अब आप लोगों ने घर में बैठ के क्लास ली, आप लोगों ने कहीं जाकर किसी इंस्टीट्यूट में तो जाकर क्लास लेनी नहीं है। घर में जब बैठ के क्लास ले रहे होगे तो आराम से बैठ के क्लास ले रहे होगे, बेड पे बैठ के, सोफे पे बैठ के, चेयर पे बैठ के, इजी होकर आराम से बैठ के क्लास ले रहे होगे। तो मेरे ख्याल में अगर 2.5 घंटे की भी क्लास चली जाए या 3 घंटे की भी क्लास चली जाए, किसी को कोई फर्क तो नहीं पड़ता, क्योंकि आराम से बैठ के क्लास ले रहे हो।
तो वो सारी की सारी क्लासेस जो है वो 2 घंटे की भी होंगी, मिनिमम 2 घंटे की क्लास होती है। वो 3 घंटे पे भी जा सकती है या 2.5 घंटे पे भी जा सकती है। फिर हम रमजानों में जब हमारी लास्ट क्लास होती थी, वो तरावी के बाद क्लास होती थी, और वो हम 2-2 बजे तक रात की क्लास भी लेके गए, लेकिन वो क्लास ही 11 बजे स्टार्ट हुई। लेकिन अब जो क्लास स्टार्ट होगी वो 8:30 बजे सबके लिए विजिबल है मेरे ख्याल में। सारे बच्चे जो है वो इजीली उसको ले सकते हैं। बीच में नमाज का ब्रेक आ जाएगा, इशा की नमाज का, और उसके बाद दोबारा से हम कंटिन्यू करेंगे। ये हो गया। पढ़ाने का तरीकाकार क्या होगा बेटा, जो मैं टॉपिक आप लोगों को करवाऊंगा, जैसे हमने IS-16 पढ़ा, उससे रिलेटेड जो पेपर में क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को पहले से ही बता दूंगा भाई ये जो टॉपिक है, इसके अंदर इन चीजों को आपने नहीं छोड़ना। बाकी तो कर रहे हो तो कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इन चीजों को आपने लाजमी 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 जो है वो करके जाना है, क्योंकि एग्जामिनर इन चीजों को वो लाजमी टेस्ट कर रहा हो। ठीक है, इसको करना है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है टाइमिंग 10:30 बजे तक है, वो 11 बजे तक भी जा सकती है, 11:30 तक भी जा सकती है, लेकिन क्योंकि हमने जून तक करना है, 2 महीने में हमने सिलेबस एंड करना है, 3 दिन जो है वो आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, और 3 दिन जो है वो आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, बल्कि 4 दिन आप लोगों को मिलेंगे, संडे भी आप लोगों को मिलेगा, तो आप लोग इजीली जो है वो उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। 4 दिन क्लास बेटा, अगर मुझे जरूरत पड़ी ना, मुझे लग रहा हुआ कि नहीं यार क्लास मुझे रखनी चाहिए, तो मैं 4 दिन क्या, मैं पूरा हफ्ता भी क्लास रखूंगा। मेरे लिए क्लास लेना कोई मतलब मसले वाली बात नहीं है। अगर जब मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है पढ़ाने की, तो मैं 4 दिन क्या, मैं फुल वीक भी क्लास रखूंगा, लेकिन वो आप लोगों के ऊपर बर्डन होता है। ठीक है, मैं पढ़ाता जाऊँ पढ़ाता जाऊँ पढ़ाता जाऊँ, आप लोगों को प्रैक्टिस करने का टाइम ना मिले, तो वो एक है। कुछ बच्चे फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हैं ना, कुछ बच्चे जो है वो पहले भी उन्होंने पढ़ा होगा, कुछ बच्चे फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हैं, तो एक अच्छा खासा बर्डन हो जाता है। तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि 3 दिन के अंदर कवर करके ना, फिर 3 से 4 दिन आप लोगों को मैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप उसकी अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस करो। ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा और क्या बात थी, ठीक है जी, और इसके बाद हम इसके ऊपर बहुत सारे बच्चे बात कर रहे थे कि सर फीस क्या होगी, ये सारी चीजें, फीस का भी देख लो भाई, फी आप लोगों की क्या होगी। अच्छा, फी जो है फिलहाल अभी 5 क्लासेस तक तो कुछ भी नहीं है। 5 क्लासेस हमारी बिल्कुल फ्री है। इसी ग्रुप में जो हमारा ग्रुप बना हुआ है फास्ट ट्रैक क्लासेस का, उसके अंदर जो है वो जूम का लिंक आ जाएगा रहेगा, क्लासेस का, क्लास की टाइमिंग भी बता दी है, इसी टाइम पे जो है वो आ जाएगा। और यही 5 क्लासेस जो है वो जो हाउस ऑफ कॉमर्स का जो यूट्यूब चैनल है वहीं पर अपलोड भी हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद 5 क्लासेस के बाद मैं कोई भी लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड नहीं करूँ। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइन करनी पड़ती है। तो अब मैं सारी की सारी चीज़ें मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं करूँगा, फिर मैं अपलोड कर दूंगा ड्राइव पर। जैसे मैं नॉर्मली अपने लेक्चर जो है वो अपलोड करता हूँ, हाउस ऑफ कॉमर्स की एक ड्राइव है, वहां पर मैं आप लोगों को ऐड भी कर दूंगा, अभी तो नहीं, जब 5 क्लासेस हो जाएंगी उसके बाद मैं ड्राइव में भी आप लोगों को ऐड कर दूंगा, जहां पर आपको तमाम लेक्चर्स मिल जाएंगे। और उस वो जो लेक्चर्स होंगे वो 4 मंथ्स तक आपके पास रहेंगे। मतलब कोई बच्चा अगर जून के अटेम्प्ट नहीं देना चाह रहा तो अगस्त के अटेम्प्ट भी दे सकता है, वो सारे के सारे लेक्चर्स देखकर, या जून के बाद हमारा नेक्स्ट सेशन अगर कोई स्टार्ट हो रहा है तो वो हमारा वो वाला सेशन भी ले सकता है। तो 4 मंथ्स तक आप लोगों के पास वो लेक्चर्स रहेंगे। और फीस जो है बेटा पूरे सेशन की 2000 होगी। मेरे ख्याल में ये फीस जो है वो बहुत एक इनफ फीस है, अगर कहीं पे जाके भी पढ़ते हैं आप लोग तो इतना, तो इससे ज्यादा तो आप लोगों का ट्रांसपोर्टेशन लगता है। ठीक है, तो घर में बैठ के अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो ये सारी चीजें आप लोगों को घर में ही बैठ के प्रोवाइड की जा रही है, मेरे ख्याल में कोई भी बच्चा जो है वो ये 2,000 रुपये फीस जो है वो अफोर्ड कर सकता है, और जिसमें उसको पूरा का पूरा सेशन पढ़ाया जा रहा है। यही ICA में जो है वो 24,500 आई थिंक जो है वो फीस ले रहा है, अगर फर्स्ट टाइम पढ़ो। सेकंड टाइम पढ़ोगे तो आधी फीस आपको पे करे। तो यही चीज अगर आपको घर में बैठकर 2,000 में मिल रही है, तमाम नोट्स के साथ, ये सारी की सारी जो भी मैं लिखूंगा, जो भी क्वेश्चंस होंगे, वो सारे के सारे मैं PDF की फॉर्म में आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर करता रहूंगा। जो जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवाऊंगा सबका सोल्यूशन भी मैं PDF के अंदर शेयर कर दूंगा। इससे पहले भी जो आप लोगों के सीनियर होंगे उनको पता होगा कि किस तरीके से पढ़ाई हुई थी लास्ट टाइम। अभी भी इस सेशन के अंदर भी इसी तरीके से इंशाल्लाह करना पड़ेगा। बिल्कुल।
देखो, पास हो जाएंगे, बिल्कुल पास हो जाएंगे। सिर्फ फॉलो नहीं करना, मेहनत भी करनी है, ठीक है। अगर मेहनत करोगे तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको इसका अजर देता है। क्यों नहीं हो गया यार पास। और जो जो बातें मैंने कही, आप किसी भी टीचर से कंसर्न कर लो, सिर्फ मेरी बात नहीं है, किसी भी टीचर से कंसर्न कर लो आप, तो इंशाल्लाह ताला वो आपको यही बताएगा कि जो आपके टीचर कह रहे हैं सर हुजैफा, वो सही बात कह रहे हैं, इसमें से कोई गलत बात नहीं की सर। एमए की क्लास का जो प्रोसीजर होगा, एमए की क्लास में जो हमारी कल की क्लास है ओरिएंटेशन की, फर्स्ट जो क्लास है उसके अंदर भी फर्स्ट क्लास लाजमी लीजिएगा। जैसे आज की क्लास में मैंने बताया कि भाई क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है, ऐसे ही एमए के अंदर आप लोगों को किन चीजों को फॉलो करना है। अच्छा, एमए के अंदर मैं आप लोगों को ये भी रेकमेंड कर दूंगा कि आप लोगों ने किस टीचर से पढ़ना है। चाहो तो मुझसे पढ़ लो, या चाहो तो अगर उस टीचर से पढ़ना चाह रहे हो उस टीचर से ही पढ़ लो, वो भी एक अच्छा टीचर है, ठीक है। तो वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दूंगा यहाँ पर भी। डीएलपी के अंदर मेरे ख्याल में यूट्यूब के अंदर भी देखो, सर गुलाम के लेक्चर भी अच्छे हैं, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैं नहीं समझता कि उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ाए, हालांकि वो मेरे भी टीचर रहे किसी जमाने। तो उनके भी लेक्चर्स अच्छे हैं, उनको भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन बस यहाँ पे एक बेनिफिट ये हो जाएगा कि आपके साथ कोई ना कोई बंदा जो है वो लिंक रहेगा, और जो भी आप लोगों की चीजें होंगी, आप लोगों की क्यूरीज होंगी, वो वक्तन फवक्तन सॉल्व हो रही। लाइव क्लास लाजमी लीजिएगा, लाइव क्लास को मत छोड़िए, ठीक है। ये एक और मैं बात बता दूं, अगर तो पास होना है लाइव क्लास लाजमी लीजिएगा। रिकॉर्डिंग पे मत जाइएगा, रिकॉर्डिंग पे आप तब जाना अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही, चलो जाकर हम रिकॉर्डिंग देख लेते हैं। लेकिन लाइव क्लास लाजमी लेनी है, 8:30 बजे की जो मैं क्लास रख रहा हूँ, हर कोई ले सकता है ये क्लास। कोई बच्चा ऐसा नहीं हो जो ना ले रहा हो, हर कोई बच्चा ले सकता है। लाइव क्लास जो है वो आप लोगों ने लाजमी लेनी है। बिल्कुल बेटा, ग्रुप में मैं बुक शेयर कर दूंगा, ये सारी की सारी बुक्स जो है वो इंशाल्लाह ताला जैसे ही हमारी क्लास खत्म होती है ना, मैं ग्रुप के अंदर ही लिंक जो है वो ग्रुप बुक्स जो है वो शेयर कर दूंगा। बाकी नोट्स वगैरह जो भी होंगे वो भी मैं ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। और फिर उसके बाद 5 लेक्चर्स के बाद जो लेक्चर जो स्टूडेंट्स इनरोल्ड हो जाएंगे, फिर उनका एक सेपरेटली ग्रुप बना दिया जाएगा, तो वहां पर मैं अपने जितने भी हैंडआउट्स वगैरह होंगे वो सारी चीजें मैं शेयर करूँ, ठीक है। और किसी का कोई सवाल हो? किसी का कोई सवाल हो आज तक के, अभी तक के लिए, तो मुझसे पूछ ले। फी पेमेंट प्रोसीजर मैं आप लोगों को बता दूंगा, अकाउंट नंबर आपको दे दिया जाएगा, तो आपने उस पर ट्रांसफर करनी होगी, उसका स्क्रीनशॉट जो है वो शेयर करना होगा। वो अभी तो नहीं, अभी 5 क्लासेस नहीं, यानी कि 2 हफ्ते, तो 2 हफ्ते तो हमारी वैसी फ्री क्लासेस चल रही है, तो इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। स्टैंडर्ड कवरेज पैटर्न क्या होगा? स्टैंडर्ड कवरेज पैटर्न यही होगा कि हर जो आपका स्टैंडर्ड स्टार्ट होगा, सबसे पहले उसकी हम थ्योरी थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, फिर उसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। देखो, आपका जो पेपर है ना, 60 to 65% बेस्ड कर रहा है एमसीक्यूज के ऊपर। एक सबसे बड़ी जो लैकनेस मुझे लगी है अब तक लेक्चर्स के अंदर, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी की, जो एज अ स्टूडेंट मुझे जो जो सबसे ज्यादा लैकनेस लगी है कि टीचर्स ने ज्यादातर फोकस एमसीक्यूज पे नहीं किया, बड़े क्वेश्चंस पे किया। या कैश फ्लो का पूरा क्वेश्चन था ना, आप लोगों के पास जो एग्जामिनर टेस्ट करेगा वो 5 नंबर का सवाल मैक्सिमम टेस्ट टेस्ट कर सकता है, या वो अगर आपसे एमसीक्यू पूछेगा वो मैक्सिमम मैक्सिमम 4 नंबर की पूछेगा, तो उसमें वो आपसे पूरा का पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बन पाएगा, या पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं करवाएगा, या वो डेफर्ड टैक्स का दो दो 2 पेजेस का सवाल आपसे नहीं करवाएगा। वो आपसे पूछेगा एमसीक्यू, या जो उसका आंसर होगा वो 2 से 3 लाइनों में या 4 लाइनों में उसका आंसर जो है वो आप लोगों के पास आ जाएगा। तो हम लोगों ने फोकस ऐसे क्वेश्चंस पे भी करना है। तो अगर मेरे यूट्यूब पे भी जाकर आप लोग लेक्चर्स उठाकर देखो, मैंने जितने भी स्टैंडर्ड्स अब तक करवाए ना, तो सबसे पहले थ्योरी होती है उसकी, थ्योरी के बाद अगर तो वो स्टैंडर्ड बड़ा है तो उसके क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए, फिर उसके बाद कैफ की ही बुक से मैंने उसकी एमसीक्यू सॉल्व करवाई, या फिर स्टैंडर्ड्स की थ्योरी करके फिर हम उसके एमसीक्यूज पे गए और हमने एमसीक्यू सॉल्व किए। तो ज्यादातर जो फोकस मेरा रहा है वो एमसीक्यूज के ऊपर रहा है। हाँ, अगर कोई बच्चा कैफ की बुक की तैयारी कर रहा है और कोई एमसीक्यू उसको नहीं समझ में आता, तो वो मेरे लेक्चर्स जाकर देख सकते हैं। उन लेक्चर्स के अंदर भी आपको काफी हद तक कैफ के ही एमसीक्यूज जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है।
आप लोगों का माइंड बन चुका होता है कि आप लोगों ने देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना, किस किस ने पढ़ी है आप लोगों में से कैश फ्लो स्टेटमेंट? कैश फ्लो स्टेटमेंट किस किस ने पढ़ी है अब तक? एमबीए के अंदर, आपने बीबीए के अंदर किसी न किसी ने पढ़ी होगी कैश फ्लो स्टेटमेंट? पढ़ी है आप लोगों ने? जल्दी जल्दी बताओ। बीबीए में एक बच्ची ने पढ़ी है। हाँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऐसी चीज है जो नॉर्मली पढ़ाई जाती है ना, तो आप लोगों ने पढ़ी है। अब देखो, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आप लोगों के साथ एक चीज डिस्कस कर रहा हूँ जो हमारा एक पेपर के अंदर एक फेलवर होता है सबसे बड़ा। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमें जो टीचर ने करवाया, हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करवाई, हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज करवाई, हमें उसने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज करवाई, ठीक है। अब हमें उसके क्वेश्चंस जो है वो उन्होंने क्या करवा दिए, सॉल्व करवा दिए। पूरे पूरे क्वेश्चंस हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट के किए। अब एमसीक्यू आया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। उसने आपसे कहा कि भाई ये ट्रांजेक्शन है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की, और आप इसको क्या करो, सॉल्व करो। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आप लोगों का माइंड बराबर पूरा हमने लेकर चलना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से फिर आते हो आप कहाँ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। सोचने के लिए वैसे ही आपके 5 मिनट लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने डायरेक्टली इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज नहीं पढ़ा। आप लोगों ने पहले पढ़ा है ऑपरेटिंग, फिर आपने पढ़ा है इन्वेस्टिंग। या अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से उसने पूछ लिया तो 5-6 मिनट तो आपके वैसे ही जाया होंगे सोचने सोचने में। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये होता है, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ये होता है, फिर उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ये होता है। हाँ हाँ, ये ऐसे होगा ये क्वेश्चन सॉल्व। अब कुछ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आ रहा होता है। कुछ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट जो है, जैसे कि आप सेल ऑफ फिक्स एसेट की बात कर लो, उसका डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जा रहा है, उसका लॉस और गेन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जा रहा है, उसका सेल और परचेज जो है वो कहाँ आ रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ रहा है। अब वहां पर आप कंफ्यूज होकर बैठे हो, डेप्रिसिएशन भी निकाल लिया, लॉस और गेन भी निकाल लिया, सेल और परचेज भी निकाल लिया। वो जो डेप्रिसिएशन निकाला है या जो वो लॉस और गेन निकाला, वो उसने तुमसे पूछा ही कहाँ है? उसने तो सेल और परचेज पूछा है ना आपसे। अब वहां पर आपने 5 मिनट वहां पे जाए किए, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आए। अब 5 नंबर का सवाल था, आपने 15 मिनट उसके अंदर क्या कर दिए, जाया किया। उसका रीजन क्या था? आप लोगों ने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया था। आप लोगों ने जो प्रैक्टिस की थी वो पूरे क्वेश्चन की सॉल्व की थी। कोई आपसे बीच में से जो पूछ लेगा तो उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमें एमसीक्यू सॉल्व करनी होंगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड या फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड या ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड, ताकि एग्जामिनर हमसे अगर पूछे तो डायरेक्टली हम वहां पर जाएं और उस क्वेश्चन को क्या कर लें, सॉल्व करें। तो ये पैटर्न होना चाहिए। पेपर आईसीएमए का क्या आ रहा है, 60%, 65% एमसीक्यू बेस आ रहा है ना। तो हमारा माइंड भी डेफर टेक्स्ट का सवाल है, हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। अब एग्जामिनर ने एक छोटी सी बात इसमें से पूछ ली, अब हम पूरा क्वेश्चन अपने माइंड में रिव्यू करते हैं, 5 से 10 मिनट हमारे उसमें क्या हो जाते हैं। तो क्वेश्चन भी कर लें, ठीक है, क्वेश्चन से हमारा कंसेप्ट बिल्डअप होगा। फिर वो कॉन्सेप्ट कितनी जल्दी क्लिक करेगा जब तक हम उसके एमसीक्यूज बैठ के सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो ज्यादा फोकस मेरा एमसीक्यूज के ऊपर भी होता है। मतलब अगर 3 से 4 क्लासेस है तो एक क्लास कंफर्म 2 से ढाई घंटे की हमारी एमसीक्यूज की होती है, और एक क्लास जो है वो थ्योरी की होती है। 1-2 क्लासेस हमारी नॉर्मल क्वेश्चन जो है वो हम लोग सॉल्व करें। और अगर आप लोगों ने भी तैयारी करनी है तो बेटा इस तरीके से तैयारी करनी है। मेरे पास नहीं भी पढ़ रहे, कहीं और पढ़ रहे हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन तैयारी इस तरीके से करनी है, फोकस आप लोगों ने ज्यादा एमसीक्यू पे रखना है। और किसी का कोई सवाल हो? सर, स्टैंडर्ड को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए किस सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ेगा, यानी पहले कौन सा स्टैंडर्ड किया जाए फिर कौन सा किया जाए, इस तरह कर दोबारा बोलिएगा। स्टैंडर्ड की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक उसका सीक्वेंस क्या होगा, यानी हम किस स्टैंडर्ड को पहले सीक्वेंस पहले पहले नंबर पे रखें, किसको दूसरे पे रखें, किसको तीसरे पे रखें, प्रिपरेशन के अच्छा वाले से और अच्छा उसके अच्छा, अंडरस्टैंडिंग के इसकी वाले से। बात कर रहा हूँ। देखो, कुछ स्टैंडर्ड्स तो आपस में एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। जैसे कि जो आपके एसेट के जो स्टैंडर्ड्स है ना, मेरी कोशिश ये रहेगी सबसे पहले आपको जितने भी आपके एसेट से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे कि ये आपका इन्वेंट्री हो गया, IS2 हो गया, IS16 हो गया, IS36 हो गया, 40 हो गया, IS38 हो गया। फिर उसके बाद जो है आपके पास IS5 हो गया, IFRS 5। फिर उसके बाद हमारे पास जो है
हाँ, ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। बोरोइंग कॉस्ट हो गई, IS 23। ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिनको हम सीक्वेंस में लेके चलेंगे शुरू में, क्योंकि ये सारे के सारे रिलेट कर रहे हैं आपके एसेट के साथ। तो हमने सबसे पहले एसेट का पोर्शन जो है उसको डिस्कस करना है। ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो हम लोग आ जाएंगे लीज पर और इनकम टैक्स पे, मतलब एसेट के जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं कवर अप करने के बाद फिर हम आ जाएंगे लीज पर और इनकम टैक्स पे। लीज और इनकम टैक्स करने के बाद हम लोग आ जाएंगे रेवेन्यू पर। ठीक है, IFRS 15 पर। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टारगेट होगा वो जो छोटे छोटे IAS हैं आपके, जैसे कि प्रोविजन फॉर कंटीजेंट एसेट, कंटीजेंट लायबिलिटीज, एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट। फिर उसके बाद हम आएंगे IS 7 यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट पे, बिजनेस कॉम्बिनेशन पे, इस तरीके से। ठीक है, ये सीक्वेंस चलेगा। और किसी का कोई सवाल हो? वैर आपने अभी ज्वाइन किया है तो अब आप रिकॉर्डेड देख लेना। बेटा अगर अभी ज्वाइन करोगे तो आप लोग जून के अटेम्प्ट दे दोगे इंशाल्लाह, अगर रेगुलर चलोगे। और एक और बात बता दूं, आखिरी फाइनल फाइनल बात, क्लासेस खत्म हो पेपर दे। ICMA के अंदर कामयाबी का एक ही राज है, जैसे ही क्लासेस खत्म हो वैसे ही पेपर दे दो, उसको लिंगर ऑन मत करो। आपने उसको एक नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए भी लिंगर ऑन किया ना, तो पेपर आपका जो पहली अटेम्प्ट में जो आपके लिए अटेम्प्ट करना था और जब आप सेकंड अटेम्प्ट में आकर उसको अटेम्प्ट कर रहे हो वो ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेट सपोज अगर किसी बच्चे के खुदा ना खास्ता वो फेल होता है और उसके पहली अटेम्प्ट में 48 मार्क्स आते हैं ना, तो दूसरी अटेम्प्ट में उसके 36 मार्क्स आ रहे होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि अभी उसने ताजा ताजा पढ़ा है, तो जाकर पेपर दे दोगे आराम से निकल। कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा। कंप्लीट सिलेबस के साथ साथ हर चैप्टर के अंदर मैं आपको ये बता दूंगा कि भाई ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कम है, मतलब कि नेक्स्ट टाइम जब आप पेपर को रिव्यू कर रहे हो, जब अपनी सारी तैयारी कर रहे हो, तो आपको पता हो कि क्या क्या चीजें मेरी इंपॉर्टेंट हैं जिनको आपने फोकस करना। पढ़ना तो हमने पूरा है बेटा, इंपॉर्टेंट करके। BBA के अंदर, BCom के अंदर, ADC के अंदर, ICOM के अंदर तो निकल सकते हो, ICMA के अंदर नहीं निकल सकते। तो ICMA में आपको पूरा पढ़ना होगा। कम से कम ऐसा हो कि एटलीस्ट आपने उसकी क्लासेस ली हो, भले इंपॉर्टेंट करके जा रहे हो लेकिन बाकी पूरी चीज की आपने क्लासेस ली हो, तो एग्जामिनर अगर टेस्ट भी कर ले तो आपका माइंड क्लिक कर जाता है और उसको आप सॉल्व कर लेते हो। तो क्लासेस आपने पूरी ही करनी है, फिर बाद में भले इंपॉर्टेंट करके चले जाओ उसको। ठीक है जी। और किसी का कोई सवाल हो, आज जितने सवाल आप पूछने हैं पूछ लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट वगैरह कुछ भी नहीं होता ICMA के। मैंने ये बता दिया, देखो अभी तक भी मैंने क्या बताया, इतने मार्क्स का आ रहा हो। मैंने ये नहीं बताया कि इसमें से क्या चीज इंपॉर्टेंट होगी, ऑब्वियसली बात है वो चीजें आ रही है, लेकिन कुछ और चीजें भी वो आपसे टेस्ट कर लेता है। तो जब तक आपने क्लासेस नहीं ली होती फिर आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाते। क्लासेस लाजमी लेना, पूरी मतलब पूरा सिलेबस पूरा पढ़ना है, उसके बाद भले इंपॉर्टेंट करो उसको। और कोई सवाल हो भाई पूछ लो। आज हमारी यही क्लास थी, बस इंट्रोडक्शन देना था, उन बच्चों के लिए भी थी। समझ नहीं आई मुझे बात, क्या पूछ रहे हैं? अच्छा, जूम कर दूं थोड़ी पिक्चर को? ये इसका PDF मैं आप लोगों के साथ वैसे ही शेयर कर दूंगा ना। ये जो जो चीजें मैंने थोड़ा आप सा लोगों जूम को आउट बताई है कर दें ना, वो। ये आपका पूरा सिलेबस में आप लोगों के साथ PDF में शेयर कर दूँ क्लास के अंदर, ये ग्रुप के अंदर ही शेयर करूँ? नहीं, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी अगर आप जून के अटेम्प्ट देना चाह रहे हो और उसके अंदर आप AMA भी दे दो और FACR भी दे दो, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपने, हाँ ये है कि FACR जून में दे सकते हो, AMA अगस्त का ही माइंड बना के रखो, जितने भी लेक्चर्स ले लो।
ए में एक ऐसा सब्जेक्ट है एटलीस्ट वो 3 महीने मांगता है। बिल्कुल हो जाता है बेटा, एवरेज कोई नहीं होता, बस प्रैक्टिस के ऊपर बात होती है। बस इसमें ये होता है कि कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा देर में समझ में आता है, कुछ स्टूडेंट्स को जल्दी समझ में आता है। ठीक है, मतलब एक दफा पढ़ाया, एक दफा सॉल्व किया, समझ में आ गया। अब आपने अपने आप को देखना है कि आप कितनी जल्दी जो है वो चीज़ों को अडॉप्ट कर लेती हैं। आपको 2 दफा करने में, सॉल्व करने में समझ में आता होगा, या 3 दफा सॉल्व करने में समझ में आता होगा, तो आपने उसी तरीके से ही सॉल्व करना है। एक दफा चीज समझ में आ जाती है ना, तो फिर वो सब बच्चों के लिए इक्वल हो जाती है। ठीक है। सबसे मुश्किल चीज होती है चीजों को समझना या चीजों को सॉल्व करना। वो अगर जैसे मेरे मेरे जैसा बच्चा है ना, कोई नई चीज पढ़ेगा ना, तो वो 2 दफा उसको सॉल्व करेगा एटलीस्ट, फिर उसको बात समझ में आएगी, अच्छा ये इस तरीके से सॉल्व। कोई ऐसे भी होंगे स्टूडेंट जो एक ही दफा पढ़कर उसको सॉल्व कर लेते होंगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे 3 से 4 दफा उसको पढ़कर उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन जब सब बच्चों को समझ में आ गया एक दफा, तो सारे फिर एक ही लेवल पे आ जाते हैं। ठीक, ये नहीं है कि एग्जाम में कोई बच्चा जल्दी पिक करेगा, कोई बच्चा देर में पिक करेगा, नहीं, सब बच्चे जब उसको समझ चुके हैं, अंडरस्टैंड कर चुके हैं, तो फिर पेपर में वो जब अगर क्वेश्चन आया, तो वो इसको इजीली जो है वो अडॉप्ट करेंगे तमाम बच्चे। ठीक है। तो एवरेज बच्चा यही होता है कि 2 से 3 दफा उसको सॉल्व करना होता है। जी बेटा, फर्स्ट लेक्चर अब थर्सडे को होगा, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। एम ए के लेक्चर जो है वो भाइयों वाला मशवरा दे रहा हूँ कि जून के टाइम मत देना, अगर तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। सेकेंड टाइम पढ़ रहे हो तो फिर तो दे दो, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो जून के टाइम मत देना, अगस्त के टाइम ही देना। नहीं होगा कभी। मेरी तरफ से हो जाएगा भले, लेकिन आप लोगों से नहीं होगा। एएमए जो है वो एक सब्जेक्ट है, और एक मतलब कि एक समझ लो कि एफएसीआर एक दरिया है, तो एएमए एक समंदर है पूरा का। आपने एफएसीआर के अंदर इतने सारे टॉपिक्स लिखवा दिए मैंने आपको, लेकिन छोटे छोटे से टॉपिक्स है, इतने बड़े टॉपिक्स नहीं। एएमए के अंदर वो फुल टोटल ही कितने 8-10 टॉपिक्स हैं आपके, लेकिन उनकी डेप्थ इतनी है, इतनी चीजें हैं उनके अंदर, कि उसको आप जून में अटेम्प्ट करना मेरे लिए जो है वो, अगर मेरे जैसा बच्चा होगा तो मेरे लिए इम्पॉसिबल होगा, मैं उसको अगस्त के लिए करूंगा। वरना इम्पैक्ट एफएससीआर का और एएमए का दोनों का एक साथ आ जाएगा, और दोनों ही नहीं निकल पाएंगे। और कोई सवाल? जी बिल्कुल। अम्मी नहीं है बेटा, अबू है वो, पूरे पूरे। अम्मी तो एफएससीआर है। सर जी। सर एएमए के बारे में क्वेश्चन करना है। अगर पहले अटेम्प्ट की हो और सारा उसका कंप्लीट हो तो उसको जून में दे सकते हैं। अ, यानी कि वो उसको कंप्लीट अगर करना हो तो उसके बारे में आप गाइडेंस दे सकते हैं कि रिवीजन के लिए। यानी एक अटेम्प्ट दी हुई है, उसमें लेक्चर भी लिए हुए हैं सर अजीम के भी और एक और जो टीचर है उनके भी। सॉरी बेटा, दोबारा से एक दफा क्वेश्चन दोबारा से पूछे, क्या पूछ रही थी? सर एएमए के बारे में गाइडेंस चाहिए थी कि अगर उसकी एक अटेम्प्ट दी हो, रिवीजन वगैरह भी सारी बिल्कुल डन हो उसकी, और जस्ट एक और रिवीजन करके देना हो, तो उसके बारे में आप क्या गाइडेंस देंगे कि किस तरह से उसको रिवाइज करना है देखो अगर एएमए जून की, अटेम्प्ट वैसे दी। तो मैंने एएमए की क्लास में ही ये सारी चीजें बातें करनी थी, लेकिन आप पूछ रहे हो तो मैं बता देता हूँ। एएमए के लिए सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है, काशिफ जिया एक होते हैं हेड ऑफिस के अंदर, और वो कराची के अंदर होते हैं। आप लोग तो मेरे ख्याल में डिफरेंट डिफरेंट सिटी से होंगे, कोई मुल्तान से होगा, कोई इस्लामाबाद पिंडी से होगा। पूरे आईसीएमए के अंदर जो एएमए पढ़ाने वाला बंदा है, वो है काशिफ जिया। ठीक है, वो मेरे भी टीचर रहे, मेरे भी उस्ताद रहे। मतलब उनके जो नोट्स हैं वो आउटस्टैंडिंग नोट्स हैं। अब आउटस्टैंडिंग इस, अब उनके यूट्यूब पे नहीं अनफॉर्चुनेटली, वो खुद ही जो है फिजिकली आईसीएमए के अंदर पढ़ा रहे होते हैं। सबसे बेस्ट जो नोट्स हैं वो काशिफ जिया के। मेरे ख्याल में अगर कोई बच्चा काशिफ जिया के क्वेश्चंस करके जाए, और जो है वो सीए की किट करके चला जाए एमसीक्यूज के लिए, तो ए में निकालना उसके लिए इतना मुश्किल नहीं है। अगर वो काशिफ जिया के क्वेश्चन कर लेता है, तो काशिफ जिया के क्वेश्चंस के अंदर बहुत ज्यादा कंसेप्ट है। उन्होंने पढ़ाया ही सीए लेवल का है।
मतलब जो एएमए का, और मैं भी आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूँ ऑब्वियस सी बात है काशिफ जिया के ही जो जितने भी पीडीएफ होंगे उन्हीं से पढ़ा रहा हूँ। बाकी जो मैंने पोर्टल पे भी लेक्चर्स देखे थे, मतलब वो उतनी ज्यादा डेप्थ नहीं है चीजों की, जितनी ज्यादा डेप्थ जो है वो काशिफ जिया साहब ने जो है वो अपने लेक्चर्स के अंदर रखी है। तो अगर तो लाइव क्लास ले सकते हो काशिफ जिया साहब की बेस्ट है। अगर लाइव नहीं ले सकते हो, डीएलपी पे जा रहे हो, तो बेटा ये लाइव क्लास मेरी ले लेना। कैसे बच जाएंगे एक अटेम्प्ट के फेल होने। हाँ, एमए की जो क्लास होगी वो 3 महीने का सेशन होगा। एमए की कल क्लास है ना, उसमें डिस्कस करेंगे कि कब तक चलेगी वो क्लास। 3 महीने का सेशन होगा अगस्त अटेम्प्ट के लिए। अगर लेक्चर ही इतने अच्छे हो कि किट की जरूरत ही ना पड़े, लेक्चर में ही डेप्थ से पढ़ाया जाए विद प्रैक्टिस। देखो, किट होती है आपकी प्रैक्टिस के लिए। लेक्चर आपको वो दे दिया जाएगा, वो प्रैक्टिस आप कहाँ से करोगे, वो किट से करोगे ना। तो जब हम किट सॉल्व कर रहे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो सारे के सारे कंसेप्ट आप लोगों के रिपीट हो रहे हो। सीजीपीएल की टीचर के हवाले से बेटा मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है, सब्जेक्ट भी नहीं है मेरा, तो उसके हवाले से कोई आइडिया नहीं है। कि पोर्टल वगैरह पे देखें। सर काशिफ जिया कहाँ से आ गए सीजीपीएल में, दूर दूर तक नहीं है। काशिफ जिया एएमए के अंदर है, एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। कैसर इकबाल है। एएमए की बात कर रहा हूँ कि काशिफ जिया जो है वो एएमए के अच्छे। कैसर इकबाल साहब के भी लेक्चर्स अच्छे हैं, ये देख सकते हैं सीजीपीएल में। हाँ, कुछ चैप्टर्स उनके आउटडेटेड हैं। ये भी एक बड़ा मसला है कि जो कोविड के टाइम पे 2019 के अंदर जितने लेक्चर्स रिकॉर्ड हो गए ऐसे में कि वो उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया, वो पोर्टल पे रख दिए, वो अभी तक चला रहे हैं। कोविड 2019 में आया था और अब जो है वो 2025 चल रहा है, तो 5-6 साल हो चुके हैं। बीच में उन्होंने एक दफ़ा अपना सिलेबस भी रिवाइज किया है, तो काफ़ी सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं, तो इस वजह से बच्चे भी मिसगाइड होते हैं। ये एफएससीआर के अंदर इतनी कोई खास चेंजिंग नहीं आई। एज कम्पेयर टू एएमए एफएससीआर आसान है। एफएससीआर बता रहा हूँ ना, जून में आप दे सकते हो पेपर, मेरी क्लासेस लेकर भी दे सकते हो पेपर। एएमए नहीं दे सकते, एएमए के लिए आपको अगस्त तक वेट करना होगा। 3 महीने का है, 3 महीने पढ़ो, 1 महीना प्रैक्टिस करो, फिर दो। ठीक है जी। फिर आज के लिए इतना काफी है, फर्स्ट क्लास थी आज आप लोगों की, मेरे ख्याल में काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। जी बेटा, मैंने बताया है एफएससीआर के स्टैंडर्ड्स के हवाले से जितने भी पहले हमारे एसेट्स के स्टैंडर्ड्स हैं पहले हम उनको कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम इनकम टैक्स और लीज पर आ जाएंगे। लीज भी बेसिकली आपका एसेट का ही एक स्टैंडर्ड है। और फिर उसके बाद जो है मतलब छोटे छोटे जो आपके थियोरेटिकल बेस आईएएस है या आईएफआरएस है उनको हम एंड में करेंगे। ठीक है जी। और किसी का कोई सवाल हो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। 12 किलोमीटर, ये फर्ज था मेरा, ठीक है, आप लोग गाइड करना। और आप लोगों में से मुझे ये बताओ, हेड ऑफिस में कौन कौन से हैं? कराची हेड ऑफिस से, कराची हेड ऑफिस से कितने बच्चे हैं? कोई नहीं है कराची हेड ऑफिस, ठीक है जी। बहुत ग्रेशियस। अच्छा, एक ही बच्चा हेड ऑफ, बाकी बाकी आगे पीछे से हो गई से। हेड ऑफिस से तो मेरे ख्याल में ज्यादा होने चाहिए थे। इस्लामाबाद इस्लामाबाद इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से काफी बच्चे हैं।
तबानी तबानी से क्यों भाई, क्यों दे रहे हो तबानी में इतनी फीस क्यों दे रहे हो? डायरेक्ट आईसीएमए में आओ, एनरोल्ड हो, आईसीएमए में फीस दे रहे हो, फिर उसके बाद तबानी में भी फीस देते हो, डबल करके फीस क्यों देते हो आप लोग? एक बच्चा जो है वो तबानी से भी है, तबानी से मत पढ़ो, तबानी में भी फीस देनी है, फिर आईसीएमए तो है ही कंपलसरी, वहां पर भी फीस देनी है, मतलब अच्छा खासा लंबा हो जाता है यार। बाद में कभी बेटा मैंने पढ़ा नहीं। डबल ही तो है, आप आईसीएमए को भी फीस देते होगे मेरे ख्याल में, तबानी को अलग कोचिंग फीस देते होगे। तो वो कोचिंग फीस तो जाती होगी ना, डबल जाती होगी कोचिंग फीस। बहरहाल, जहाँ तक मैंने सुना है कि तवानी जो है वो अब तक फेल हो चुका है आईसीएमए के अंदर, पर मुझे नहीं पता, फिर आप लोगों को ज्यादा आइडिया हो। ठीक है जी। तो फिर इंशाल्लाह ताला बहुत मजा आएगा, अगले 5 क्लास में तो फ्री है ना, वो तो आप पढ़ सकते हो ना, तो इंशाल्लाह ताला आप लोग पढ़ोगे जब, तो आप लोगों को काफी मजा आएगा। ठीक है, अब इंशाल्लाह ताला एफएससीआर के लिए आप लोगों से मुलाकात होती है थर्सडे को, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।